दो लोगों को छोड़ने के बाद जितने टिकट बांटा गया सारे न्यू कमर्स थे। न्यू कमर्स को इन्होंने टिकट दिया और मुझे वार्ड नंबर 171 से एकदम निकाल दिया। तो जब आपका मेहनताना देने का वक्त आता है और वो मेहनताना आपको न देकर किसी और को जब दिया जाता है तो आप उस परिवार का हिस्सा रहोगे, आप उस घर में रहोगे क्या? जहाँ पे कुछ गलत होता है ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती उस चीज़ को। मेरे में चापलूसी करने की बिल्कुल आदत नहीं है। मैं किसी की चरण वंदना नहीं कर सकती हूँ। डॉक्टर ज़ैनब खान, एडवोकेट आसमा शेख, जब ऐसी बातें लगती हैं तो वो खुद में ही एक अचीवमेंट है। उनका क्या विजन है, उनका क्या ब्लूप्रिंट है, क्या सोच के क्या करने वाले हैं वो डिस्कस करें। तो अगर वो हमारे से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं उस डिबेट में तो मैं खुद बोलूँगी कि भाई उनको आप समर्थन दीजिए। नमस्कार, सत्यकाल। मैं यहाँ पर समाचार यात्रा के माध्यम से आसमा जी से बात करने के लिए आई हूँ, क्योंकि चुनावी हलचल बहुत तेज़ों से हलचल में है और उन्होंने मतलब इस तरीके से वो समाजवादी पार्टी में पहले नगर सेविका के रूप में रह चुके हैं। उसके बाद में एमआईएम ज्वाइन की। उसके बाद में उन्होंने एमआईएम क्यों छोड़ा और क्यों जैनब जी का साथ देने पर मजबूर हुए, आइए हम उनसे जानते हैं। अच्छा, आपने अच्छा सवाल किया क्योंकि इस बारे में मुझे खुद भी खुलासा करना था, लोगों से बताना था कि मैंने एमआईएम क्यों छोड़ा। मैंने 2024 में मुझे एमआईएम ने एमएलए का टिकट दिया था। उस वक्त मैंने एमआईएम पार्टी ज्वाइन की और इलेक्शन हुआ। कुर्ला में एससी सीट थी। मैं चाह रही थी कि मैं धारावी से लड़ूँ क्योंकि मैं एससी कैटेगरी में आती थी। तो पार्टी ने मुझे कहा कि धारावी में वो कैंडिडेट नहीं लड़ा रहे और मुझे कुर्ला से लड़ना है। 8 दिन पहले मुझे टिकट मिला और मैंने वहाँ पे कुर्ला में अपनी पूरी मेहनत की और जितनी मेहनत कर सकती उतना वोट पार्टी को दिलाया और उसके बाद पार्टी ने मुझे मुंबई अध्यक्ष महिला ये जिम्मेदारी दी। मुंबई महिला अध्यक्ष मिलने के बाद मैंने पार्टी के लिए जहाँ जहाँ महिला जोड़ सकती हूँ जोड़ी। पार्टी का हर जो प्रोटेस्ट था, मोर्चा था, धरना था, उसमें हिस्सा ली, एक्टिवली पार्टिसिपेट की। लोगों की जो परेशानियाँ थी उसको दूर किया और मैंने काम किया पार्टी का। और मैंने हमेशा पार्टी को ये बात कही थी कि एमएलए मेरा फॉर्टे नहीं है, मुझे कॉर्पोरेशन लड़ना है क्योंकि मैं एक्स कॉर्पोरेटर रह चुकी हूँ वार्ड नंबर 136 से, गोवंडी से। तो मैं रहने को वहाँ बॉम्बे में हूँ, लेकिन उस वक्त जब मैं कॉर्पोरेटर थी उस वक्त ट्रॉम्बे और शिवाजी नगर एक तालुका हुआ करता था। 2009 में शिवाजी नगर को अलग किया गया और अणुशक्ति नगर को अलग किया गया। तो मैं उस वक्त भी वहीं रहती थी, पर मेरा पूरा काम यहाँ है। मैंने 20 साल गोवंडी में सोशल वर्क किया है, लोगों के बीच रही हूँ। तो मैंने पार्टी को पहले ही कहा था कि मुझे कॉर्पोरेशन लड़ना है और प्रोटोकॉल मेंटेन करते हुए जो पार्टी के मुंबई अध्यक्ष थे फारूक शाब्दी साहब, उनसे बात की और महाराष्ट्र अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब से बात की। तो उन्होंने कहा कि हाँ, आप हमारी महिला अध्यक्ष हो तो आपको तो टिकट मिलेगा ही। और मैं उस दिशा में काम कर रही थी। गोवंडी में लोगों के जो भी परेशानियाँ थी उसको दूर कर रही थी। 136 वार्ड में मैं काम करने के वक्त तो वो वार्ड का डिक्लेरेशन नहीं हुआ था, फिर उसका रिजर्वेशन हुआ ओबीसी वार्ड। मैं ओबीसी कैटेगरी में नहीं आती, तो मैंने पार्टी को कहा कि मैं ओबीसी कैटेगरी में नहीं आती। जो भी मेरा भाई जो यहाँ से लड़ने के काबिल है, सक्षम है, उसको आप यहाँ से टिकट दो और मैं वो जिता दूँगी, पूरी मेहनत करूँगी। और मैं वार्ड नंबर 134 से लड़ना चाहती हूँ क्योंकि वो महिला ओपन हुआ था और बीइंग लेडीज़ बीइंग प्रेसिडेंट मुझे पूरा यकीन था कि मुझे वो टिकट मिलेगा। और मुझे फारूक शाब्दी साहब, इम्तियाज जलील साहब ने भी कहा था कि इंशाल्लाह टिकट तुमको ज़रूर मिलेगा। और मैंने पार्टी में काम की, मेहनत की और बाद में मुझे पता चल रहा है कि डायरेक्ट लिस्ट आ रही है कि ये 7 लोगों को डिक्लेयर हो गया टिकट। और उस लिस्ट में देखी तो वहाँ उस लिस्ट में 2 लोगों को छोड़ने के बाद जितने टिकट बांटा गया सारे न्यू कमर्स थे। न्यू कमर्स को इन्होंने टिकट दिया और मुझे वार्ड नंबर 171 से एकदम निकाल दिया, हटा दिया। कहीं भी मतलब 4 ओबीसी वार्ड छोड़ने के बाद जो 4 वार्ड बचे थे, 2 एससी और 2 महिला,
उन्होंने कहीं भी मुझे कंसिडर नहीं किया, जबकि मैं एससी कैटेगरी में भी आ रही थी। मैंने सामने से इम्तियाज़ जलील साहब के पास ये बात रखी कि मुझे वार्ड नंबर 134 दे दीजिए, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। पर मुझे ना 140 में लड़ने को दिया गया, ना 134 में, ना 139 में, ना 141 में, और यहाँ से एकदम हटाया गया। तो ये बहुत ही मेरे साथ कहीं ना कहीं बहुत गलत हुआ, नाइंसाफ़ी हुई मेरे साथ में। आप अब मुझे मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर आप किसी के लिए अपना 1 महीना देते हो, 2 महीने देते हो, तो जब आपका मेहनताना देने का वक्त आता है और वो मेहनताना आपको ना देकर किसी और को जब दिया जाता है, तो आप उस परिवार का हिस्सा रहोगे? आप उस घर में रहोगे क्या? नहीं ना। तो इसीलिए मैंने छोड़ दी पार्टी। टिकट नहीं देने का कुछ तो वजह या कारण बताए होगी। कोई कारण, कोई वजह नहीं, कोई भी नहीं। कोई, मैं चाह रही थी कि कोई कॉन्क्रीट मुझे एक रीज़न बताए कि क्यों नहीं दिया गया। मैं कहाँ कम पढ़ रही थी? मैं क्या पढ़ी लिखी नहीं हूँ? क्या मुझे एक्सपीरियंस नहीं है? मुझे मराठी नहीं आती है? मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि कोई रीज़न ही नहीं। बस किसी को प्रॉब्लम था मेरे से, शायद आसमा शेख नाम से प्रॉब्लम था, या डर था, इनसिक्योरिटी थी, इसीलिए शायद वो चाह रहा था कि मैं नहीं आपने रहूँ। कहा कि आसमा के नाम से उनको जैसा डर था, या तो ये किस तरीके से ये मजहबी या धार्मिक को आकर्षित करती है ये बात? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हर चीज़ में मज़हब नहीं ढूंढना चाहिए। हम जब माशरे में उतरते काम करने के लिए, तो हम उसके बारे में सोचना चाहिए कि माशरे का भला कैसे हो, वहाँ पे फंड कैसे लगे। तो इसमें मज़हब की कोई बात ही नहीं है। जैसा आपने बताया कि अभी मैं आसमा शेख होने के कारण उनका मतलब ये भी एक लक्ष्य हो सकता है, तो इस बेस पे मैंने आपसे सवाल किया कि इनकी राजनीति क्या उससे मिलती जुलती है? नहीं, देखिए, जिस पार्टी से मैं बिलोंग कर रही थी, AIMIM, उसमें तो मज़हब का कोई मसला ही नहीं, क्योंकि सारे उसमें जो भी है हमारे हम मज़हबी भाई बहन हैं। तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि मज़हबी कोई एंगल होगा। प्रॉब्लम हो सकता है कि ये पढ़ी लिखी है महिला, ये बोलती है, ये काम करके दिखाती है, कल को ये महिला मेरे लिए कंपटीशन है, ये आएगी तो मैं नीचे चला जाऊंगा। अभी अभी देखा गया जितने भी है, LLB है, BCom है, टीचर से जो डिग्री है, तो उनको ही टिकट दिया गया है। तो फिर आप भी पढ़े लिखे, तो आपको मतलब इसमें देने की एकदम नाकार देने की वजह एकदम खास बताइए। ये तो वही बता सकते हैं पार्टी वाले। मैं भी पूछ के परेशान थी, मैं भी पूछ के थक गई कि बताइए मुझे कि टिकट क्यों नहीं मिला, मुझे बताइए टिकट क्यों नहीं मिला। तो वो कोई प्रॉपर जवाब नहीं दे पा रहे। इम्तियाज़ जलील साहब ने मुझे बताया कि मैं तुम्हारे लिए बात किया, टिकट के बारे में तुम्हारे लिए मैं बोला, लेकिन मुझे इतना बोला गया कि बस आपको अनाउंस करना है जो लिस्ट है। उन्होंने मुझे डायरेक्ट बताया कि सिलेक्शन प्रोसेस में मेरा कोई भी हाथ नहीं है, मैंने सिर्फ जो लिस्ट मुझे हैदराबाद से दी गई मैंने उसको अनाउंस किया। अभी मुझे बताइए कि आसमा शेख मुंबई में क्या कर रही, गोवंडी में क्या कर रही है, ये यहाँ के लोकल्स को मालूम है ना। हैदराबाद वालों को क्या पता है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। और जो लिस्ट में नाम थे वो किस बेसिस पे, क्या मेरिट पे वो लिस्ट में उन्होंने एंट्री करी और उनको टिकट मिला, ये तो मुझे भी नहीं पता है। शायद हो सकता है बाद में मुझे लोगों से पता चल रहा है कि किसी ने पैसे दे के टिकट लिया है, किसी ने इतने लाख दिया है, किसी ने उतने लाख दिया है, मुझे लेकिन इसके बारे में कुछ नॉलेज। मेरे बारे में आप देखिए, और जो बाकी कैंडिडेट है उनकी काबिलियत को आप थोड़ा सा क्रॉस वेरीफाई कीजिए, तो कहीं भी वो नहीं लग रहे मुझे कि उस मेरिट बेस पे खड़े उतरते। तो फिर क्या असली रीज़न है, क्या बंद कमरों में उनका डिस्कशन हुआ था और क्या देख के उनको टिकट दिया गया था, ये मैं नहीं बता सकती। यहाँ पे जब MLA का इलेक्शन हुआ था, उस वक्त यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने खुले हाथों से MLA के इलेक्शन में वोट डाला था। और मैंने अभी सुनी हो, क्योंकि मैं MLA के इलेक्शन में वहाँ थी कुरला में, तो मैंने अपने लोगों को आके लेकिन यहाँ पे बोला था कि हमको वोट डालना है पतंग में। लेकिन बाद में मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे लोगों को मस्जिदों में लेके जाके कस्में दी गई थी, बोला गया था, कस्में खाई थी यहाँ के कैंडिडेट ने कि मैं जीतूंगा तो मैं तुम्हारे को यहाँ से टिकट दिलाऊंगा, मैं वहाँ से टिकट दिलाऊंगा। और बाद में जब कॉर्पोरेशन का टाइम आया तो अपना नाम आगे करके जिनको रख के कसम खाई थी उनको सबको उन्होंने बैक ऑफ कर दिया है, बैक फुट पे डाला है। तो वो सब कहीं ना कहीं अंदर से जले हुए उन्होंने फिर यहाँ पे इसलिए आज़ाद से फॉर्म करके, और वो बता रहे अपनी काबिलियत साबित करने के लिए खड़े हो गए। और फूट पड़ने के सबसे बड़ा फूट तो वो हुआ कि फारूक शाबली साहब
उन्होंने इस पार्टी को फिर गुड बाय कह दिया और वो देखिए नहीं है अभी। उन्होंने मुझे बताया कि जो मुझे लाया गया था मुंबई अध्यक्ष बना के, तब मैंने क्लियर बोला था कि कोई भी मतलब मुंबई का डिसीजन होगा तो मुझे उतना फ्रीडम चाहिए कि मैं डिसीजन लूँ, मुझे किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। तो उनको क्लियर वर्ड्स में बोला गया था कि मुंबई आपकी जिम्मेदारी है। मैंने बहुत सारे स्टेज पे सुना, बोला गया था, बड़े बड़े नेताओं ने हमारे कहा था कि फारूक शाब्दी साहब ही है जो डिसाइड करेंगे कि मुंबई में किसको टिकट जाना चाहिए। और इलेक्शन आया और उनको पूछा नहीं गया, इसीलिए उन्होंने भी पार्टी को गुड बाय कह दिया और चले गए हैं। और यही मेन रीज़न है कि ऐसा सब होता रहेगा तो कहाँ से पार्टी आगे बढ़ेगी। अभी ये जो चुनावी हलचल जो अभी सब एमएन की जो चर्चा हो रही है, तो उस चर्चे के बारे में आप बता सकते हैं कि यहाँ पर जो नगर सेवक का इलेक्शन लड़ने वाले हैं उसके बारे में कुछ देखिए, मैं तो यहाँ से फॉर्म भरी थी एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और बाद में मैंने देखी हूँ कि अगर सच में बहुत ताकत से लड़ना है, स्ट्रांगली लड़ना है, तो हमको सबको मिलकर लड़ना है। इसीलिए मैंने अपना एक रैशनल डिसीजन लिया और मैंने फॉर्म विड्रॉ करके हमारे वार्ड नंबर 138 से जो इरफान खान सोशल वर्कर, उनकी भांजी वहाँ से कॉर्पोरेटर रह चुकी है, उन्होंने वहाँ पे बहुत अच्छे काम किए हैं, डेवलपमेंट के काम किए हैं। लोगों को जो तकलीफें थी उसको उन्होंने दूर करने के काम किए, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो नाला हो, गटर हो, गलिया हो, हॉस्पिटल हो, उन्होंने सारे काम, सारे प्लेग्राउंड्स के लिए काम है, उन्होंने सारे काम किए थे। तो इसीलिए मैंने उनको, उनकी वाइफ जो एक डॉक्टर है पेशे से, उनको मैंने समर्थन दिया है और मैं आज वार्ड नंबर 134 में उन्हीं के लिए वोट मांग रही हूँ और लोगों से अपील कर रही हूँ कि ज़रूरत है माशरे को एक पढ़े लिखे नेता की। तो कैंडिडेट को पार्टी बेस पे मत जज करो, कैंडिडेट का खुद का क्या टैलेंट है, क्या क्वालिफिकेशन है, वो बोल पाती है नहीं बोल पाती है, इस बेसिस पे अपने कैंडिडेट को और तो ये अपने कैंडिडेट को आप उस पर जज करो और उसी को जिता के लाओ जिसमें पूरे माशरे की भलाई है। अभी ये तो बात हो गई हमारी पार्टी से, लेकिन आपने ये समाजवादी पार्टी में समाजवादी पार्टी छोड़ने का मेरा यही रीज़न था कि मैं देख रही थी कि पार्टी की जो कथनी अलग होती है और करनी अलग होती है। स्टेज पे कुछ अलग आपका एजेंडा होता है पब्लिक के बीच में बोलने का और वाकई में काम करने का अलग एजेंडा होता है। प्रैक्टिकली जो काम करते हो अलग एजेंडा होता है। तो वो सारी बातों की वजह से हमारे थोड़े विचार नहीं मिले, वो विचारधारा से विपरीत था, इसीलिए मुझे नहीं हुआ और मैंने पार्टी को छोड़ दी। मेरा एक्चुअली प्रॉब्लम ऐसा है ना कि जहाँ पे कुछ गलत होता है ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती उस चीज़ को। मेरे में चापलूसी करने की बिल्कुल आदत नहीं है, मैं किसी की चरण वंदना नहीं कर सकती हूँ। अगर मैं पॉलिटिक्स में आई हूँ, अगर मुझे सोशल फील्ड में लोगों के लिए कुछ करना है तो लोगों के लिए करना है, ना कि किसी की चापलूसी करनी है, ना किसी नेता की क्या बोलते हैं उसको चरण वंदना करनी है। मुझे वो सब नहीं आता है, इसीलिए मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरा डिसीजन होता है और मैं देखी हूँ कि जो मेरा मकसद है वो नहीं हो रहा है तो मैं नहीं रहती वहाँ। डॉक्टर जब किसी के साथ लकब लगता है तो वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता है, दैट इज़ एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ। डॉक्टर ज़ैनब खान, एडवोकेट आसमा शेख, जब ऐसी बातें लगती हैं तो वो खुद में ही एक अचीवमेंट है। और उसके बाद में मेरा चैलेंज है कि आप लोग जो आप देख रहे हो कि ये लेडीज़ ओपन सीट है, यहाँ पे जो भी घूम रहा है, हम दो महिलाओं के अलावा सारे मर्द हजरात घूम रहे हैं। कोई अपनी वाइफ के लिए घूम रहा है, कोई बहन के लिए और पता नहीं क्या क्या। और इनकी जो वाइफ है ये कितने कैपेबल है आवाज़ उठाने के लिए, फंड लाने के लिए। डिबेट कराए ना जनता दरबार लगे, जनता सारे कैंडिडेट्स को बिठाए और डिबेट कराए। और जब कैंडिडेट्स के सामने खुद ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा, कैंडिडेट जब बात करेगी, डिबेट होगा तो जनता खुद अपना नेता चुने। और मैं तो अभी ये बोल रही हूँ कि कैंडिडेट ने भाई उनके शौहर ही आके हमारे से डिबेट कर ले, वही हमारे से बात कर ले, हमारे से डिबेट कर ले, उनका क्या विजन है,
उनका क्या ब्लूप्रिंट है, क्या सोच के क्या करने वाले हैं, वो डिस्कस करें। तो अगर वो हमारे से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं उस डिबेट में, तो मैं खुद बोलूँगी कि भाई इनको आप समर्थन दीजिए, इनको सपोर्ट कीजिए, इनको जिताइए, क्योंकि जो विकास रुक गया है, ठहर गया है, वो आगे बढ़े, एक कदम आगे जाए। और जो बाकी मुंबई से कहीं ना कहीं बैगनवाड़ी टूटा अलग थलग लगता है ना, तो वो एक ही चेहरा देखे कि पूरी मुंबई हमारी डेवलप्ड है।